वो रात बहुत अजीब थी। आसमान पर बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे किसी ने पूरे आसमान को स्याही में डुबो दिया हो। ना सितारे दिखाई देते थे, ना चांद की रोशनी। सिर्फ एक खामोश भारी हवा पूरे वादी नुमा इलाके में फैली हुई थी। ये वो गांव था जिसका नाम लोग आहिस्ता आवाज में लेते थे। नूरगढ़ कहते थे कि यहां बाहर के लोग ज्यादा देर नहीं ठहरते, और जो ठहर गए वो फिर कभी वापस नहीं गए। गांव के इर्द गिर्द घना जंगल था। दरख्त इतने पुराने कि उनके तनों पर वक़्त की लकीरें साफ नजर आती थी। हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे दरख्त सरगोशियां कर रहे हों। उसी रात उसी गांव के दरवाजे पर एक मुसाफिर आ खड़ा हुआ। उसका नाम काशिफ था। चेहरे पर थकान, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और दिल में एक ऐसा दर्द जो जुबान से बयान नहीं हो सकता था। काशिफ ने गांव की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, यही जगह है। मुझे मेरी बहन यहीं से मिली थी और यहीं से गायब भी हो गई थी। वो कदम आगे बढ़ाता है। जैसे ही वो गांव में दाखिल होता है, गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं, खिड़कियों के पर्दे हिलने लगते हैं और कुछ लोग घरों से बाहर झांकने लगते हैं। एक बूढ़ा आदमी बड़बड़ाया, गैर, फिर कोई गैर आ गया। किसी ने दरवाजा बंद कर लिया, किसी ने चिराग बुझा दिया। काशिफ को ये सब महसूस होता है, मगर वो रुकता नहीं। उसके कदम एक ही सिमत जा रहे थे, जैसे उसे कोई अंदर से खींच रहा हो। काशिफ जैसे जैसे आगे बढ़ता है, गांव के लोग उसे घेरने लगते हैं। एक शख्स चीख कर कहता है, यहां क्यों आया है, चला जा यहां से। दूसरा बोला, ये जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं। काशिफ रुक जाता है। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा आता है, लेकिन वो नरम आवाज में कहता है, मैं किसी को नुकसान देने नहीं आया, मैं अपनी बहन को ढूंढने आया हूं। ये सुनकर कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा जाती है। फिर एक औरत आहिस्ता से कहती है, यही बात हर आने वाला कहता है, फिर वो कभी वापस नहीं जाता। काशिफ कुछ नहीं कहता, सिर्फ आगे बढ़ जाता है। गांव की गलियां जितनी आगे जाती हैं, उतनी ही तंग और खामोश हो जाती हैं। गांव के किनारे एक पुराना झुका हुआ घर था, जैसे वक़्त ने उसे छोड़ दिया हो। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ देख रही हो। गांव वाले उसे पागल कहते थे, मगर हकीकत में वो गांव का सबसे बड़ा राज थी। काशिफ उसके सामने जा खड़ा हुआ। बूढ़ी ने आंखें खोले बिना कहा, तू आखिर आ ही गया। काशिफ चौंक गया। आप मुझे जानती हैं? बूढ़ी हल्की हंसी हंसी। जो यहां आता है वो अपने सवाल पहले से साथ लेकर आता है। काशिफ की आवाज कांप गई। मेरी बहन, वो यहां आई थी कई साल पहले, फिर वापस नहीं गई। बूढ़ी औरत खामोश हो गई। उसकी खामोशी बहुत भारी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर कह नहीं सकती। फिर आहिस्ता से बोली, जिस रास्ते पर तुम आए हो वो वापसी का रास्ता नहीं। काशिफ ने सख्ती से कहा, मुझे रास्ता नहीं चाहिए, मुझे हकीकत चाहिए। बूढ़ी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और फिर बस इतना कहा, हकीकत हमेशा कीमत मांगती है। काशिफ वहां से चला जाता है। गांव के दूसरे किनारे पर एक बड़ा बरगद का दरख्त था, वहीं वो रुक जाता है। रात गहरी हो रही थी, हवा में सर्दी बढ़ रही थी। काशिफ दरख्त के नीचे बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए आहिस्ता कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, चाहे जो भी हो। उसी लम्हे दूर से किसी के चलने की आवाज आती है। काशिफ फौरन होशियार हो जाता है। एक नौजवान लड़का आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आता है। चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि तजस्सुस था। तुम यहां क्यों बैठे हो? लड़के ने पूछा। काशिफ ने कहा, यही सवाल सब कर रहे हैं। लड़का हल्का सा मुस्कुराया, मैं सबकी तरह नहीं हूं। यह पहला शख्स था जिसने काशिफ को दुश्मन की तरह नहीं देखा था। उसका नाम हारिस था। हारिस उसके पास बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने कहा, यह गांव बाहर वालों को पसंद नहीं करता। काशिफ ने जवाब दिया, मैं भी पसंद किए जाने नहीं आया। हारिस ने उसकी तरफ देखा। फिर क्यों आया है? काशिफ की आवाज टूट गई। अपनी बहन को लेने। यह सुनकर हारिस का चेहरा बदल गया। उसने आहिस्ता कहा, यहां लोग गायब होते हैं लेकिन कोई बात नहीं करता। काशिफ ने फौरन पूछा, क्यों? हारिस ने इधर उधर देखा और फिर सरगोशी में कहा, क्योंकि गांव का सरदार नहीं चाहता कि कोई सवाल करे। ये नाम सुनकर फिजा बदल गई। सरदार।
हारिस ने काशिफ को अपने घर चलने को कहा। वो रात दोनों ने एक छोटे से कमरे में गुजारी, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। रात के आखिरी पहर हारिस ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें सरदार के पास जाना होगा। काशिफ ने फौरन कहा, तो चलो अभी। हारिस घबरा गया। नहीं, वो आम आदमी नहीं। काशिफ ने सर्द लहजे में कहा, मैं आम आदमी भी नहीं रहा। सुबह जब सूरज निकला, गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। हारिस काशिफ को एक रास्ता बताता है। वो गांव के दूसरे हिस्से में रहता है। काशिफ उठ खड़ा होता है और जाते हुए कहता है, अगर मैं वापस ना आया तो समझ लेना मैं सच के करीब पहुंच गया था। हारिस उसे रोकना चाहता है, मगर रोक नहीं पाता, और उसी कदम के साथ काशिफ सरदार की तरफ चल पड़ता है। और यहीं से वो रास्ता शुरू होता है जहां सच, खौफ और झंझादी की हकीकत एक साथ खुलने वाली थी। काशिफ जब सरदार के ठिकाने की तरफ बढ़ा तो गांव का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी महसूस होने लगा था। गलियां सुनसान थीं, जैसे हर दरो दीवार किसी खौफ के झेरे असर खामोश हो। हवा में एक अजीब सी नमी और सर्दी थी जो जिस्म नहीं बल्कि सीधा दिल को छूती थी। वो जितना आगे बढ़ता उतना ही उसे महसूस होता कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। कभी किसी घर की खिड़की के पीछे साया सा हिलता, कभी किसी दरख्त के पीछे से किसी के खड़े होने का गुमान होता, मगर जब वो पलट कर देखता तो वहां सिर्फ खामोशी होती। काशिफ ने खुद से कहा, ये गांव सिर्फ जगह नहीं, ये एक सवाल है जिसका जवाब छुपा हुआ है। आखिरकार वो एक बड़े दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। लकड़ी का भारी दरवाजा जिस पर पुराने जमाने की कारीगरी के निशान थे। ऊपर एक लोहे का निशान लटका रहा था जिस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, जैसे किसी कयैद का इस्तियारा हो। काशिफ ने जोर से दरवाजा खटखटाया। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अंदर से भारी कदमों की आवाज आई। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। सामने एक लंबा मजबूत जिस्म वाला शख्स खड़ा था। उसकी आंखों में सख्ती थी और चेहरे पर एक ऐसा एतमाद जो खौफ भी पैदा करता था। यही था गांव का सरदार नुमान। उसने काशिफ को ऊपर से नीचे तक देखा और सर्द आवाज में कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? काशिफ ने बिना झिझक के जवाब दिया, मैं अपनी बहन को ढूंढने आया हूं। वो कई साल पहले इस गांव में आई थी और फिर वापस नहीं गई। ये सुनते ही सरदार के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सख्ती में हल्की सी तब्दीली आई, मगर फौरन ही वही सर्दपन वापस आ गया। ये गांव तुम जैसे लोगों के लिए नहीं, वापस चले जाओ। काशिफ ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। सरदार की आंखें सिकुड़ गईं। ये जिद तुम्हें ले डूबेगी। दरवाजा जोर से बंद हो गया। काशिफ वहीं खड़ा रहा, जैसे अंदर कोई दीवार गिर गई हो, मगर वो अब भी खड़ा हो। वो वापस मुड़ा तो दूर कहीं गांव की गली में वहीं बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने इशारा किया कि वो आए। काशिफ उसकी तरफ चल पड़ा। बूढ़ी औरत ने उसे एक सुनसान रास्ते पर ले जाकर आहिस्ता से कहा, तू सरदार के पास गया था? काशिफ ने सर हिलाया। और उसने कुछ नहीं बताया? बूढ़ी ने गहरी सांस ली। वो कभी सच नहीं बोलेगा। काशिफ ने उसकी तरफ तेज नजरों से देखा। आपको सब कुछ मालूम है ना, मेरी बहन के बारे में भी? बूढ़ी औरत की आंखों में पहली बार नमी आई। हां, ये एक लफ्ज था, मगर जैसे जमीन हिल गई हो। काशिफ का दिल तेज धड़कने लगा। वो कहां है? बूढ़ी औरत कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, ये गांव हर साल एक चीज मांगता है, कुर्बानी। काशिफ का चेहरा जर्द पड़ गया। किस चीज की कुर्बानी? बूढ़ी ने आहिस्ता से कहा, लड़कियों की। ये सुनते ही फजा जैसे जम गई। काशिफ ने गुस्से से कहा, ये सब झूठ है। बूढ़ी ने उसकी तरफ देखा। काश ये झूठ होता। फिर वो करीब आई और सरगोशी में बोली, सरदार मेरा बेटा है। ये जुमला काशिफ के लिए किसी धमाके से कम न था। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, जब वो सरदार बना तो उसके अंदर ताकत का नशा आ गया। उसने गांव को अपनी मुट्ठी में ले लिया और फिर एक दिन उसने कहा कि गांव को महफूज रखने के लिए कुर्बानी चाहिए। काशिफ ने सख्ती से पूछा, और आपने उसे रोका नहीं? बूढ़ी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने रोका तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। सबने मुझे पागल समझ लिया। काशिफ की आवाज भारी हो गई। मेरी बहन? बूढ़ी ने सर झुका लिया। वो भी उन्हीं में से एक है।
जिन्हें वो ले गया। काशिफ के कदम डगमगा गए। कहां? बूढ़ी ने एक सिमत की तरफ इशारा किया। जंगल के पार एक पुरानी जगह है जहां रोशनी नहीं जाती। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। वहां सिर्फ जिस्म नहीं जाते, इरादे भी टूट जाते हैं। काशिफ ने आंखें बंद की और फिर खोलकर कहा, मैं अपनी बहन को वापस लाऊंगा। बूढ़ी ने उसे देखा और पहली बार उसकी आवाज में उम्मीद आई। फिर तुम वो पहले इंसान होगे जो वहां से वापस आना चाहता है। काशिफ वहां से वापस पलटा। रास्ते में हारिस उसका इंतजार कर रहा था। उसने काशिफ को देखा और फौरन पूछा, क्या हुआ? काशिफ ने सारा वाकया उसे सुनाया। हारिस के चेहरे पर खौफ और हैरानी दोनों थे। ये जगह हम जैसे लोगों के लिए नहीं। काशिफ ने उसकी तरफ देखा। फिर मेरी बहन के लिए कौन जाएगा? ये सवाल हारिस को खामोश कर गया। उसी लम्हे हवा तेज हो गई और दूर जंगल की तरफ एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो या खबरदार कर रहा हो। काशिफ ने जंगल की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, अब मुझे वहां जाना होगा। और वही लम्हा था जब कहानी का रास्ता बदलने लगा था। रात जब गहराई में उतर चुकी थी तो गांव नूरगढ़ पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ आवाजों को नहीं बल्कि सांसों को भी भारी कर देता है। काशिफ अपने अंदर एक फैसला ले चुका था। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हारिस उसके साथ खड़ा था, मगर उसकी आंखों में अब वो पहला हौसला नहीं था। अब वहां खौफ था, एक ऐसा खौफ जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि कुछ सच्चाइयों को जानना शायद खुद को खो देने के बराबर होता है। काशिफ ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं वापस ना आया तो मेरी बहन को कभी ना छोड़ना। हारिस ने सख्ती से जवाब दिया, और अगर तुम वापस आ गए मगर खुद को खो दिया? काशिफ खामोश हो गया। यह खामोशी उस सवाल का सबसे सच्चा जवाब थी। वो दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल जैसे जैसे करीब आता गया, फिजा बदलती गई। दरख्त ज्यादा घने, हवा ज्यादा ठंडी और जमीन ज्यादा खामोश। ऐसा लगता था जैसे यहां आवाजें भी इजाजत लेकर आती हों। काशिफ ने कदम बढ़ाया तो हारिस ने उसका बाजू पकड़ लिया। यहां से आगे कोई आम इंसान नहीं जाता। काशिफ ने उसकी तरफ देखा। मैं आम इंसान नहीं रहा, मैं एक भाई हूं। ये जुमला सुनते ही हारिस ने हाथ छोड़ दिया। वो दोनों जंगल के अंदर दाखिल हो गए। जंगल के अंदर रोशनी लगभग खत्म हो चुकी थी। सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी दरख्तों के दरमियान से टूट टूट कर जमीन पर गिर रही थी। हर कदम के साथ पत्ते ऐसे टूटते जैसे कोई किसी के पीछे चल रहा हो। काशिफ रुक कर सुनने लगा। कुछ दूर किसी लड़की के रोने की हल्की आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़का। तुमने सुना? काशिफ ने सरगोशी में पूछा। हारिस ने हाँ में सर हिलाया, मगर उसका चेहरा सफेद हो चुका था। वो आवाज कभी करीब आती, कभी दूर जाती, जैसे कोई रूह जंगल में भटक रही हो। काशिफ ने तेजी से कदम बढ़ाए। ये मेरी बहन हो सकती है। हारिस ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर काशिफ पहले ही आगे जा चुका था। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी मिट्टी की दीवारों का खंडहर नजर आया। ये कोई कदीम मकाम था जिसके बारे में कोई गांव में बात नहीं करता था। उसके अंदर दाखिल होते ही हवा अचानक रुक गई और वहां एक अजीब सी तवानाई महसूस होने लगी। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया। फिर वो रुक गया। उसके सामने जमीन पर एक पुराना निशान बना हुआ था और उसके गिर्द मोमबत्तियों की जली हुई राख। हारिस ने कांपती आवाज में कहा, ये जगह वही है जिसके बारे में बूढ़ी औरत ने कहा था। काशिफ ने जमीन को छुआ। जमीन ठंडी नहीं थी, बल्कि जैसे जिंदा हो। उसी लम्हे हवा तेज हुई और एक आवाज आई, तुम यहां नहीं आ सकते। काशिफ ने फौरन सर उठाया। सामने एक साया खड़ा था। वो साया इंसानी था, मगर मुकम्मल नहीं, जैसे रोशनी उसके अंदर से गुजर रही हो। काशिफ ने मजबूती से कहा, मैं अपनी बहन को लेने आया हूं। साया हंसा, एक ऐसी हंसी जो कानों में नहीं, दिल में गिरती है। ये जगह लेने की नहीं, देने की है। काशिफ ने कदम आगे बढ़ाया। मैं कुछ देने नहीं आया, मैं लेने आया हूं। साया चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, फिर तुम तैयार हो जाओ। जो सच तुम चाहते हो वो तुम्हें तोड़ देगा। उसी लम्हे जमीन हिलने लगी। दीवारों पर बने हुए पुराने नक्श रोशन होने लगे और फिजा में एक नाम गूंजा, झिंझादी। काशिफ के दिल की धड़कन रुक गई। हारिस ने कांपते हुए कहा, ये क्या है?
और फिर अचानक जमीन के दरमियान एक दरवाजा सा खुल गया। एक रोशनी बाहर निकली, ऐसी रोशनी जो ना गर्म थी ना ठंडी, बल्कि जिंदा थी। काशिफ ने बिना डरे उसकी तरफ देखा और फिर वो अंदर दाखिल हो गया। हारिस ने चीख कर कहा, काशिफ मत जाओ, मगर वो जा चुका था। वो एक और दुनिया में आ गया था। ये जगह जमीन जैसी नहीं थी, यहाँ हवा भी खामोश थी और वक़्त भी जैसे रुक कर सांस ले रहा था। दरख्त नहीं थे, मगर रोशनी के स्तंभ थे और हर तरफ एक अजीब सी उदासी थी। काशिफ चंद कदम आगे बढ़ा तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे फिजा खुद सांस रोक ले। वही थी झिंजादी, उसके आंखों में रोशनी थी, मगर वो रोशनी खुशी की नहीं थी। काशिफ ने पहली बार उसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? झिंजादी खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, तुम यहां नहीं आ सकते थे। काशिफ ने सख्ती से कहा, मैं अपनी बहन को लेने आया हूं। ये सुनकर उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए दर्द आया। ये जगह लेने वालों के लिए नहीं, यहां सिर्फ खोने वाले आते हैं। काशिफ ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर मेरी बहन यहां कैसे आई? झिंजादी ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसकी आवाज टूट गई, क्योंकि उसे लाया गया था। काशिफ का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। किसने? झिंजादी खामोश रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, वो जो खुद को मुहाफिज कहता है। ये सुनते ही काशिफ को सरदार याद आया। उसकी आंखों में आग भर गई। मैं उसे खत्म कर दूंगा। झिंजादी ने उसे रोका, अगर तुमने ऐसा किया तो ये दुनिया और तुम्हारी दुनिया दोनों बिखर जाएंगी। काशिफ ने चीख कर कहा, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन चाहिए। ये जुमला सुनकर झिंजादी खामोश हो गई। फिर उसने पहली बार काशिफ के अंदर झांका और वो लम्हा बदल गया। उसके अंदर कुछ टूटा और कुछ जुड़ा। वो आहिस्ता से बोली, अगर तुम वाकई सच चाहते हो तो मेरे साथ आओ। काशिफ ने बिना झिझक कदम बढ़ा दिया और वो दोनों उस रोशनी में गायब हो गए, जैसे हकीकत किसी और हकीकत में उतर रही हो। और यही वो लम्हा था जब जंगल के बाहर खड़ा हारिस सिर्फ एक ही लफ्ज बोल पाया, अब ये वापसी आसान नहीं होगी। वो रोशनी जिसमें काशिफ और झिंजादी दाखिल हुए थे, वो किसी आम रोशनी की तरह नहीं थी। ना उसमें गर्मी थी, ना सर्दी, ना दिन था, ना रात। ऐसा लगता था जैसे वक़्त ने अपनी सांस रोक ली हो और कायनात किसी एक लम्हे में कैद हो गई हो। काशिफ ने आंखें खोली तो वो एक ऐसी जगह खड़ा था जो हकीकत और ख्वाब के दरमियान कहीं मुअल्लक थी। जमीन पर धुंध जैसा नूर बह रहा था और फिजा में अजीब सी सरगोशियां थीं, जैसे हजारों कहानियां एक साथ बोल रही हों, मगर कोई जुबान ना हो। झिंजादी उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब वो सख्ती नहीं थी जो पहले थी। अब वहां एक अजीब सा दर्द था और शायद हमदर्दी भी। काशिफ ने चारों तरफ देखा। ये जगह क्या है? झिंजादी ने आहिस्ता से कहा, ये वो जगह है जहां वो लोग लाए जाते हैं जिन्हें दुनिया भूल जाती है या जिन्हें दुनिया से छीना जाता है। काशिफ का दिल जोर से धड़का। मेरी बहन यहां है? झिंजादी ने खामोशी से सर हिला दिया। फिर वो उसे लेकर आगे चल पड़ी। हर कदम के साथ फिजा बदलती जा रही थी। कहीं दूर चीखों की बाजगश्त सुनाई देती, कहीं हल्की हंसी, कहीं खामोश रोने की आवाज, जैसे हर एहसास यहां जिंदा हो। काशिफ के अंदर गुस्सा, दर्द और उम्मीद सब एक साथ लड़ रहे थे। आखिरकार वो एक बड़े खुले मैदान जैसे हिस्से में पहुंचे। यहां सैकड़ों लड़कियां मौजूद थीं, कुछ खामोश, कुछ खौफजदा, कुछ जैसे अपने अंदर ही खोई हुई हों। काशिफ के कदम रुक गए। उसने कांपती आवाज में कहा, ये सब? झिंजादी ने नजरें झुका ली। हाँ, ये सब वो हैं जिन्हें नूरगढ़ से लाया गया। काशिफ के चेहरे पर सदमा था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, जैसे हर कदम उसके दिल पर पड़ रहा हो। फिर अचानक उसकी नजर एक चेहरे पर रुकी। वो ठहर गया, उसकी आंखें फैल गईं। आलिया। वो उसकी बहन थी। काशिफ एक लम्हा भी ना रुका। वो दौड़ता हुआ उसके पास गया। आलिया। लड़की ने सर उठाया। पहले वो खाली नजरों से देख रही थी, फिर अचानक उसकी आंखों में पहचान आई। भाई, ये लफ्ज जैसे पूरी दुनिया को तोड़ गया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। काफी देर दोनों सिर्फ रोते रहे। ना सवाल था, ना जवाब, सिर्फ वो टूटा हुआ वक्त था जो दोबारा जुड़ रहा था। झिंझादी दूर खड़ी ये सब देख रही थी।
उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, जैसे वो पहली बार किसी एहसास को अपने अंदर महसूस कर रही हो। कुछ फासले पर एक साया नमूदार हुआ, वही सरदार का साया, मगर यहां उसकी हकीकत कुछ और थी। उसकी आवाज गूंजी, तुमने हद पार कर दी है। काशिफ फौरन खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं था, सिर्फ आग थी। तुमने मेरी बहन को छीना, और ये सब? सरदार का साया हंसा। ये कुर्बानी है, तवाजुन के लिए। काशिफ चीखा, किस तवाजुन के लिए? तुमने मासूमों को कैद किया हुआ है। साया करीब आया। अगर ये सब ना हो तो गांव खत्म हो जाएगा। झिंजादी ने पहली बार दरमियान में आकर कहा, ये झूठ है। साया खामोश हो गया। झिंजादी ने काशिफ की तरफ देखा। ये सब ताकत के लिए है, ये तवाजुन नहीं, इक्तेदार है। ये सुनते ही फिजा में लर्जिश आ गई। काशिफ ने सरदार की तरफ देखा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। साया धीरे से बोला, तुम नहीं जानते तुम किसके खिलाफ खड़े हो। काशिफ ने कदम आगे बढ़ाया। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि तुमने मेरी बहन को छीना है। उसी लम्हे जमीन कांपने लगी, रोशनी और अंधेरे की लकीरें टकराने लगी, और झिंझादी अचानक चीखी, रुको! सब खामोश हो गए। उसने काशिफ की तरफ देखा। अगर तुमने उसे मार दिया तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और सब यहीं रह जाएंगे। काशिफ के हाथ कांप गए। उसने अपनी बहन को देखा, फिर बाकी लड़कियों को, फिर झिंझादी को। उसके अंदर एक तूफान था। आखिरकार उसने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, तो फिर कोई और रास्ता होगा? झिंझादी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, है। वो उसके करीब आई, लेकिन उसके लिए तुम्हें वो चीज तोड़नी होगी जिस पर यह सारा निजाम खड़ा है। काशिफ ने पूछा, क्या? झिंझादी ने आहिस्ता से कहा, उसकी ताकत का मरकज। उसी लम्हे फजा में चीख गूंजी और सब कुछ लरज उठा, क्योंकि अब जंग सिर्फ जिस्मों की नहीं रही थी, ये रूहों की जंग बन चुकी थी। झिंझादी के आखिरी अल्फाज के साथ ही फजा में एक ऐसी लर्जिश पैदा हुई जैसे पूरी हकीकत किसी नाजुक शीशे की तरह टूटने वाली हो। काशिफ के अंदर एक तूफान था, मगर इस तूफान के दरमियान अब एक ही चीज वजह थी, अपनी बहन को बचाना और इस अंधेरे निजाम को खत्म करना। काशिफ ने झिंझादी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब शक नहीं था, सिर्फ फैसला था। मुझे वो जगह दिखाओ जहां सब कुछ कंट्रोल होता है। झिंझादी कुछ लम्हे खामोश रही, जैसे अपने अंदर किसी जंग से गुजर रही हो। फिर उसने आहिस्ता से सर हिला दिया। अगर तुम वहां गए तो वापसी शायद मुमकिन ना हो। काशिफ ने सर्द लहजे में कहा, मैं वापसी के लिए नहीं जा रहा, मैं खत्म करने जा रहा हूं। ये सुनकर झिंझादी की आंखों में एक अजीब सा दर्द उभरा, मगर वो खामोश रही। वो दोनों एक बार फिर उस धुंधली गैर हकीकी दुनिया के अंदर चल पड़े। रास्ता बदल रहा था। अब वो मैदान नहीं थे जहां कैद लड़कियां थीं। अब वो एक ऐसे हिस्से में जा रहे थे जहां फिजा भारी होती जा रही थी, जैसे हर कदम के साथ हकीकत और ख्वाब की दीवार पतली हो रही हो। दूर एक बहुत बड़ा ढांचा नजर आने लगा। ये किसी महल जैसा था, मगर इसमें खूबसूरती नहीं थी, सिर्फ ताकत थी। दीवारें स्याह और नीली रोशनियों से धड़क रही थीं। ऐसा लगता था जैसे ये इमारत नहीं बल्कि कोई जिंदा वजूद हो। झिंझादी रुक गई। यही है। काशिफ ने इमारत को देखा। उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे हजारों सरगोशियां एक साथ हों। काशिफ ने आहिस्ता से कहा, यही वो जगह है जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है। झिंझादी ने सर हिलाया। यहां वो चीज है जिसके जरिए सरदार इस पूरी दुनिया को कैद में रखता है। काशिफ ने पूछा, कौन सी चीज? झिंझादी ने एक लम्हा खामोश रहकर कहा, एक कदीम मुहर जो रूहों को बांध सकती है। यह सुनते ही काशिफ के चेहरे पर सख्ती आ गई। फिर उसे तोड़ना होगा। झिंझादी ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अगर तुमने गलत तरीके से तोड़ा तो यह सब कुछ बिखर जाएगा। लड़कियां, तुम्हारी बहन, सब। काशिफ ने उसकी तरफ देखा। तो फिर सही तरीका क्या है? झिंझादी ने आहिस्ता से कहा, उस मुहर को तोड़ने के लिए कुर्बानी चाहिए। यह लफ्ज फिजा में भारी हो गया। काशिफ ने सवाल किया, किसकी कुर्बानी? झिंझादी की आंखें झुक गईं। इस निजाम से जुड़ी किसी ऐसी रूह की जो इसके साथ बंधी हो। यह बात वाजह थी और खतरनाक भी। काशिफ ने इमारत की तरफ देखा। फिर मुझे अंदर जाना होगा।
जिनजादी ने रोकने की कोशिश नहीं की, बस इतना कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन आगे जो भी होगा वो हमें बदल देगा। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर और भी खौफनाक था। दीवारों पर रोशनी चल रही थी जैसे सांस ले रही हो। जमीन पर अजीब नक्श थे जो हर कदम पर बदलते जा रहे थे। हर तरफ एक दबाव था, जैसे कोई नजर न आने वाली कहुवत उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हो। काशिफ के कदम रुक गए। सामने एक बड़ा हाल था, उसके दरमियान एक स्याह स्तंभ था और उसके अंदर एक धड़कती हुई चीज कैद थी। यही वो मुहर थी। काशिफ उसके करीब गया। उसके अंदर से आवाजें आ रही थीं, लोगों की चीखें, रोने की आवाजें और एक गहरी सर्द हंसी। झिंझादी ने सरगोशी की, ये सिर्फ चीज नहीं, ये जिंदा है। उसी लम्हे फैजा में एक आवाज गूंजी, तुम यहां तक आ ही गए। ये सरदार था, मगर इस बार वो सामने नहीं आया था। उसकी आवाज हर तरफ से आ रही थी। काशिफ ने जोर से कहा, बस कर दो ये सब। हंसी गूंजी, तुम समझते हो तुम मुझे रोक सकते हो? ये सब निजाम मेरी वजह से कायम है। काशिफ ने एक कदम आगे बढ़ाया, और मैं इसे गिरा दूंगा। अचानक जमीन लरजने लगी। दीवारों की रोशनी तेज हो गई और स्तंभ के अंदर कैद मुहर और ज्यादा जोर से धड़कने लगी। झिंझादी ने चीख कर कहा, काशिफ अभी नहीं, मगर बहुत देर हो चुकी थी। काशिफ ने अपना हाथ स्तंभ पर रख दिया। उसी लम्हे एक झटका आया और उसके जहन में सब कुछ घूमने लगा। उसने देखा लोगों का आगाज, कैद लड़कियां और एक चेहरा जो उससे बहुत करीब था। और फिर एक आवाज आई, अगर तुमने इसे तोड़ा तो तुम खुद इसका हिस्सा बन जाओगे। काशिफ का जिस्म कांप गया। झिंझादी चीखी, हट जाओ, मगर काशिफ ने दांत भींच लिए, नहीं, और उसने पूरी ताकत से मुहर को झटका दिया। एक जोरदार रोशनी फूटी और पूरी इमारत लरज गई। उसी लम्हे बाहर गांव नूरगढ़ में भी जमीन हिलने लगी। हारिस आसमान की तरफ देखकर चीखा, ये क्या हो रहा है? और बूढ़ी औरत अपने घर में गिर गई। ये शुरू हो गया। उधर अंदर काशिफ जमीन पर गिर चुका था। मुहर टूट रही थी, मगर उसके साथ कुछ और भी टूट रहा था। और झिंझादी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और एक आखिरी फैसला कि अब जो भी होगा वो वापसी नहीं होगी। रोशनी एक आखिरी बार पूरे हाल में फट गई और फिर अचानक हर चीज जैसे सांस रोककर खामोश हो गई। काशिफ जमीन पर गिरा हुआ था। उसका जिस्म थकान से टूट चुका था, मगर उसकी आंखें अभी तक खुली थीं। वो मुहर जिसे उसने तोड़ा था, अब उसके टुकड़े हवा में मुअल्लक थे, जैसे वक्त खुद बिखर गया हो। एक लम्हे के लिए लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, मगर फिर एक गहरी लरजती हुई आवाज पूरे वजूद में गूंजी, तुमने निजाम तोड़ दिया है। ये सरदार की आवाज थी, मगर अब इसमें वो ताकत नहीं थी जो पहले थी। इसमें खौफ था, टूटने का खौफ। झिंझादी का जिस्म भी लरज रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता काशिफ के करीब आई। तुमने कर दिखाया, मगर कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। काशिफ ने बमुश्किल सर उठाया। कीमत जो भी हो, मैंने अपनी बहन को बचा लिया है। उसी लम्हे पूरा ढांचा कांपने लगा। दीवारें टूटने लगीं। रोशनी और अंधेरा आपस में टकरा रहे थे, जैसे दो हकीकतें एक दूसरे को निगल रही हों। और फिर अचानक एक एक करके दरवाजे खुलने लगे। वही लड़कियां जिन्हें कैद किया गया था आजाद हो रही थीं। आलिया भी वहां थी। वो भागकर काशिफ के पास आई। भाई! ये आवाज इस बार दर्द से नहीं, आजादी से भरी हुई थी। काशिफ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये खत्म होने वाले खौफ के थे। मैं आ गया ना, आलिया ने रोते हुए कहा। मुझे लगा था मैं कभी वापस नहीं जा सकूंगी। काशिफ ने आहिस्ता से कहा, अब सब खत्म हो गया है। मगर झिंझादी खामोश खड़ी थी। उसकी आंखें इस टूटते हुए निजाम को देख रही थीं और उसके अंदर एक आखिरी जंग चल रही थी। काशिफ ने उसकी तरफ देखा। तुम भी आजाद हो गई हो। झिंझादी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर वो मुस्कुराहट अधूरी थी। मैं इस निजाम का हिस्सा थी। अगर ये खत्म हो गया है तो मैं भी। काशिफ ने फौरन कहा, नहीं, तुम आजाद हो। झिंझादी ने उसकी तरफ देखा। आजादी सिर्फ कैद तोड़ने का नाम नहीं, कभी कभी अपनी हकीकत छोड़ने का नाम भी है। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। काशिफ ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जा रही,
उस लम्हे फिजा में एक खामोशी छा गई और फिर झिंझादी ने पहली बार पूरे दिल से मुस्कुराकर कहा, अगर मैं रुक गई तो ये सब बिखर जाएगा, लेकिन अगर मैं चली गई तो तुम्हारी दुनिया बच जाएगी। काशिफ की आंखों में दर्द था। और मेरी दुनिया तुम हो। ये जुमला सुनकर झिंझादी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से अपना हाथ काशिफ के हाथ से निकाल लिया। फिर अपनी दुनिया को जिंदा रखना। और फिर वो रोशनी में बदलने लगी। काशिफ चीखा, नहीं, मगर बहुत देर हो चुकी थी। झिंझादी एक नरम रोशनी की शक्ल में पूरे निजाम में फैल गई और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। टूटता हुआ ढांचा, चीखें, रोशनी, सब खामोश। और फिर एक गहरी सांस के साथ वो पूरी जगह जमीन में बदलने लगी। कुछ वक्त बाद नूरगढ़ गांव, आसमान साफ हो चुका था। पहली बार सूरज पूरे गांव पर खुलकर चमक रहा था। वो खौफ, वो खामोशी, वो साए, सब खत्म हो चुके थे। लोग अपने घरों से बाहर आ रहे थे, जैसे बरसों बाद जिंदगी वापस आई हो। बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर बैठी आसमान देख रही थी। उसकी आंखों में सुकून था, शायद पहली बार। हारिस गांव के दरमियान खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये खत्म हो गया। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर काशिफ खड़ा था। उसके पास आलिया थी। दोनों खामोश थे। कुछ फासले पर वो जगह थी जहां सब कुछ हुआ था, मगर अब वहां सिर्फ खामोश जमीन थी। आलिया ने आहिस्ता से कहा, भाई, हम वापस आ गए। काशिफ ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, हम वापस आ गए। मगर उसकी आंखों में कोई अधूरापन था, जैसे वो कुछ छोड़ आया हो या कोई उसे छोड़ गई हो। रात हुई। गांव में पहली बार जश्न था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, जिंदगी लौट आई थी। मगर काशिफ अकेला बैठा था। वही पुराना दरख्त, वही खामोशी। वो आसमान की तरफ देख रहा था और अचानक हवा चली। हल्की सी रोशनी उसके सामने आई। काशिफ ने आंखें तंग की और वहां झिंझादी खड़ी थी। मगर इस बार वो जिस्म नहीं थी, सिर्फ एक नरम रोशनी थी, जैसे याद हो। काशिफ खड़ा हो गया। तुम, झिंझादी की आवाज आई। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, मगर मैं तुम्हारे साथ हूं। काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें खो दिया, झिंझादी ने आहिस्ता से कहा। नहीं, तुमने मुझे आजाद किया है। काशिफ ने आसमान की तरफ देखा। क्या हम कभी दोबारा मिलेंगे? खामोशी छा गई। फिर एक नरम आवाज आई, जब तुम सच, कुर्बानी और मोहब्बत को एक साथ लेकर चलना सीख लोगे, तब। और फिर रोशनी आहिस्ता आहिस्ता आसमान में बिखर गई। कुछ दिन बाद नूरगढ़ अब एक आम गांव था। ना खौफ, ना कैद, ना राज। काशिफ अपनी बहन के साथ वहीं रहने लगा। हारिस उसका दोस्त बन गया। बूढ़ी औरत के पास अब गांव के बच्चे मशविरा लेने आते थे। जिंदगी वापस आ चुकी थी, मुकम्मल तौर पर। मगर काशिफ के दिल में एक जगह हमेशा खामोश रही। एक ऐसी जगह जहां किसी का नाम लिखा था, जो अब रोशनी बन चुका था। और जब भी रात को हवा चलती, काशिफ को लगता जैसे कोई बहुत दूर से उसे कह रहा हो, मैं आजाद हूं। और वो मुस्कुरा देता, क्योंकि अब वो जान चुका था कि कुछ मोहब्बतें खत्म नहीं होती, वो सिर्फ शक्ल बदल लेती हैं। रात हमेशा की तरह खामोश थी, मगर ये खामोशी अब खौफ वाली नहीं थी, ये सुकून वाली खामोशी थी। नूरगढ़ गांव में पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने वाकई सांस लेना शुरू कर दिया हो। काशिफ उसी पुराने दरख्त के नीचे बैठा था, वही जगह जहां कभी उसने पहली बार सच्चाई के कदमों की आहट सुनी थी। अब वहां कोई अंधेरा नहीं था, सिर्फ चांदनी थी जो पत्तों के दरमियान से टूटकर उसके चेहरे पर गिर रही थी। वो काफी देर से खामोश था, मगर उसकी खामोशी में अब बेचैनी नहीं थी, एक इंतजार था। आलिया उसके पीछे आकर बैठ गई। भाई, तुम अब भी वही सोच रहे हो ना? काशिफ ने आहिस्ता से कहा। मैंने उसे अपनी आंखों से रोशनी में जाते देखा था, मगर मेरा दिल मानता नहीं कि वो खत्म हो गई है। आलिया ने नरम आवाज में कहा, कभी कभी लोग खत्म नहीं होते, बस कहीं और चले जाते हैं। काशिफ ने आसमान की तरफ देखा। मगर मैंने उससे वादा किया था। हवा अचानक रुक गई। दरख्त की पत्तियां साकित हो गईं और फिजा में एक हल्की सी लर्जिश पैदा हुई। काशिफ फौरन खड़ा हो गया। क्या तुमने महसूस किया? आलिया कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक एक रोशनी जमीन पर उतरी। वही नरम, खामोश, पहचानी हुई रोशनी। काशिफ का दिल जोर से धड़का। नहीं, ये रोशनी के अंदर एक साया बनने लगा।
पहले धुंधला, फिर वाजे, और फिर वो खड़ी थी, झिंझादी। मगर इस बार वो कैद नहीं थी, ना रोशनी में खोई हुई थी। वो मुकम्मल थी, हकीकी। काशिफ एक लम्हे के लिए हिल भी ना सका। तुम, झिंझादी ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, तुमने कहा था ना कि कुछ मोहब्बतें खत्म नहीं होती। काशिफ के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। झिंझादी की आंखों में नमी आ गई। और मैं तुम्हें हर लम्हा देखती रही। ये सुनते ही काशिफ रुक गया। फिर वापस क्यों नहीं आई? झिंझादी ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि मैं इस दुनिया में कैद थी, सिर्फ जिस्मानी नहीं, वजूदी कैद। और तुमने मुझे आजाद किया, मगर मैं मुकम्मल तौर पर इस दुनिया में आ नहीं सकती थी। काशिफ ने दर्द से कहा, तो अब कैसे आई हो? झिंझादी ने एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि तुमने जो वादा किया था वो अधूरा था। काशिफ ने सर झुका लिया। मैंने कहा था मैं तुम्हें आजाद करूंगा। झिंझादी ने नरमी से कहा, और तुमने कर दिया। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी। काशिफ ने आहिस्ता से पूछा, क्या? झिंझादी ने उसकी आंखों में देखा। मिलना। ये लफ्ज सुनते ही हवा में एक रोशनी सी फैल गई, और अचानक झिंझादी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। काशिफ ने वो हाथ थाम लिया। उस लम्हे जैसे पूरी दुनिया रुक गई। ना वक़्त था, ना फासले, ना दुनिया, सिर्फ वो दोनों थे, और वो खामोश सुकून जो 1000 जंगों के बाद आता है। काशिफ की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सोचा था मैंने तुम्हें खो दिया। झिंझादी ने आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे नहीं खोया, तुमने मुझे पा लिया है। काशिफ ने हल्की सी हंसी के साथ रोते हुए कहा, यह कैसा मिलना है जो जुदाई के बाद आया है? झिंझादी ने उसके करीब आकर कहा, असली मिलना हमेशा जुदाई के बाद ही आता है। आलिया पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी और सुकून भी। वो आहिस्ता से मुस्कुराकर पीछे हट गई। कुछ वक्त बाद गांव नूरगढ़ में जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। लोग हंस रहे थे, जीते जागते दिन थे, बच्चे खेल रहे थे। बूढ़ी औरत अब दरख्त के नीचे नहीं बैठती थी, बल्कि गांव के बीच में लोगों के साथ बातें करती थी। हारिस और काशिफ अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो एक नई जिंदगी के साथी थे। मगर सबसे ज्यादा तब्दीली काशिफ में थी। वो अब खाली नहीं था, वो मुकम्मल था। एक दिन काशिफ और झिंझादी उसी दरख्त के नीचे खड़े थे। हवा हल्की थी और आसमान साफ था। काशिफ ने आहिस्ता से कहा, अब क्या होगा? झिंझादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब जिंदगी होगी। काशिफ ने उसकी तरफ देखा, और तुम? झिंझादी ने उसके हाथ को थाम लिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। काशिफ ने सुकून से आंखें बंद कर लीं और आहिस्ता से कहा, फिर मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। और पहली बार इस कहानी में कोई अधूरापन नहीं था। ना कोई कैद, ना कोई राज, ना कोई कुर्बानी बाकी थी। सिर्फ एक सादा सा सच था, मोहब्बत जब सच्ची हो तो वो दुनिया भी जीत लेती है और तकदीर भी बदल देती है। और इसी के साथ नूरगढ़ में वो सुबह आई, जिसमें ना खौफ था, ना जुदाई, सिर्फ एक जिंदगी थी जो काशिफ और झिंझादी ने मिलकर जीने का फैसला किया था।